हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम ली चार्टलेस प्रिंसिपल में कंटिन्यू करेंगे और जो दो चीज़ें रह गई है डिस्कस करना वो डिस्कस करेंगे कि द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एंड एडिंग और रिमूविंग अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों यूनिक है एज़ कम्पेयर टू जो हमने बाकी चीज़ें पढ़ी है। सो टेम्परेचर देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर देखने के लिए हमको पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है किसी भी रिएक्शन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिएक्शन बीइंग एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शायद सुने होंगे, नहीं भी सुने तो मैं बता देता हूँ कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक इज एनी रिएक्शन जिसमें हीट जो है, हीट मतलब एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक इसका ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक है जिसमें ये एनर्जी जो है, हीट और एनर्जी जो कहना है इसको कहें, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है या तो एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिखूँ, कोई भी जनरल रिएक्शन लिखूँ, जैसे ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है, गिव सी गैस, तो दिस रिएक्शन इज ईदर एंडो और एक्सो। अगर ये एंडोथर्मिक है तो मतलब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रही है तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ रही है। राइट, कोई भी चीज़ अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। अभी हम मान लेते हैं एच रेफर्स टू एनर्जी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी का, पर अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बाद में देखेंगे, अभी इसको एनर्जी मान लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मतलब इस रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो मतलब इस रिएक्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या है, बढ़ गई है। मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव बिकॉज सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो उसका मतलब अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उसमें डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं ए प्लस बी गिव्स सी लिख रहा हूँ, अगर ये एंडोथर्मिक है तो सी गैस गिव्स ए गैस प्लस बी, ये इसकी ऑपोजिट रिएक्शन है। मतलब जो भी इस रिएक्शन में हो रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो मतलब अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। राइट, इसमें हीट एनर्जी दी जाएगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसका जो रिवर्स है वो एक्सोथर्मिक है। नॉट ओनली एंडो एंड एक्सो, टू बी वेरी प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एच जो है वो प्लस 200 किलो जूल्स पर मोल है, तो मतलब इस रिएक्शन में डेल्टा एच जो है एकदम ऑपोजिट है। मतलब वैल्यू भी सेम है लेकिन एकदम -200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले तो हमको ये समझना है रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो दो रिएक्शंस होती है। राइट, इसमें इफेक्टिवली दो रिएक्शन है ना, एक तो रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गिव्स सी, और दूसरी रिएक्शन क्या है, उसका रिवर्स सी गिव्स ए प्लस बी। ठीक है, तो दो रिएक्शंस है, ठीक है, एक नहीं है। तो पहली बात अगर इसमें लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा एच जो है वो +100 किलो जूल पर मोल है। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। देखो, मीनिंगलेस इसलिए हो गया या गलत इसलिए हो गया बिकॉज अगर मैं लिख रहा हूँ कि डेल्टा एच +100 किलो जूल पर मोल है तो ये किसके लिए, हाँ तो दो रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी, दूसरी रिएक्शन है सी गिव्स ए प्लस बी। तो ये किसके लिए, दोनों के लिए तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज एक एंडो एक एक्सो है। तो इसमें बाय कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि जब भी हम किसी रिएक्शन के सामने ऐसा लिखते हैं, सो दिस ऑलवेज रेफर्स टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी गिव्स सी जो है उसके लिए ट्रू है। ए प्लस बी गिव्स सी इज एंडोथर्मिक एंड सी गिव्स ए प्लस बी इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अब इसमें हम ऐसे
इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एंडोथर्मिक है तो मतलब हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि जो हीट एनर्जी है डेल्टा एच, वो तो इसका एक रिएक्टेंट है ना, मतलब दिस कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ रिएक्टेंट, बिकॉज जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, जो चीज़ यूज हो रही है, वो तो एक रिएक्शन का रिएक्टेंट है ना। सो बस ये लिख सकते हैं ऐसे, ऑब्वियसली रिएक्शन में हम ऐसे लिखते नहीं है, मैं कह रहा हूँ समझने के लिए लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स जो है वो ये है, ठीक है, ये इसके रिएक्टेंट्स है, ठीक है। तो आप समझते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट दिस टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट क्या है। तो मान लेते हैं हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इफेक्टिवली क्या, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने सिस्टम में क्या किया, हीट एनर्जी को इंक्रीज कर दिया ना। अब इसको एकदम कॉन्सेंट्रेशन टाइप समझो, हीट एनर्जी इंक्रीज किया मतलब हमने डेल्टा एच इंक्रीज कर दिया। हमने कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ा था ना, अगर रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, राइट। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट क्या होगा इसमें, फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज मीन्स मैंने डेल्टा एच को डिक्रीज कर दिया, राइट। हीट एनर्जी को मैंने डिक्रीज कर दिया। अगर मैंने हीट एनर्जी को डिक्रीज कर दिया मतलब मैंने एक रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दिया, तो सिस्टम कहाँ जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, किसी भी रिएक्टेंट को कम कर दो, सिस्टम क्या करेगा, उस रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करेगा। सो इस रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करने के सिस्टम को वापस जाना पड़ेगा बैकवर्ड, तो क्या हो गया, बैकवर्ड। तो मतलब जब भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज से रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड, एंड टेम्परेचर डिक्रीज से कहाँ जाती है, बैकवर्ड। आई एम श्योर आप लोग समझ सकते हो कि एक्सोथर्मिक में एकदम ऑपोजिट होगा, उसमें डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोडक्ट, तो तब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड, टेम्परेचर कम कर दोगे तो फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसमें आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि इसमें देखो पहले जो था इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश मतलब के सी किसके बराबर था, के सी बराबर था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया, हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया ना यहाँ, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है ना, इट्स गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो मतलब सी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ए और बी की डिक्रीज हो रही है। तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब के सी जो है वही इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही इंक्रीज हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। इफ यू रिमेंबर हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, हमने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे। तो इफेक्टिवली टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में कुछ ऐसा होता है, एज आई सेड एक्सो में आप अज्यूम कर लो एकदम ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आखिरी चीज देख लेते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट को समझने के लिए आप ऑफ कोर्स आप लोग जो एक और लेक्चर होगा राइस की चैनल पे ऑन केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आप देख सकते हो इन डिटेल कैटलिस्ट कैसे काम करता है, लेकिन एट अ वेरी सिंपल लेवल, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं तब हमें काइनेटिक्स नहीं पता होता। तो कैटलिस्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम होता है वो ये होता है टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और वो कैसे इंक्रीज करता है, बाय कंडक्टिंग, ठीक है, बाय कंडक्टिंग द रिएक्शन ऑन इट्स सरफेस। एट अ वेरी सिंपल लेवल हम ऐसे मान लेते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को अपने सरफेस पे करवा देता है, और उस चक्कर में क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है वो थोड़ा तेजी से हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो अभी क्या, एक रिएक्शन मान लेते हैं फिर से, ए प्लस बी गैस रिवर्सली गिव्स सी गैस, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को तेजी से करा रहा है। पहली बात, यहाँ तो दो रिएक्शन चल रही है, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, के एफ कॉन्सेंट्रेशन ए बी,
ये चल रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है, वो क्या है, Kb कॉन्सेंट्रेशन C। अब कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा देता है, राइट। सो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट इसको भी एनहांस कर देता है और कैटलिस्ट इसको भी एनहांस कर देता है। वो डिफरेंशिएट नहीं करता, वो इसको भी तेजी से रिएक्ट करके सीध बनवा देता है और इससे भी तेजी से रिएक्ट करके ए और बी में डिसोसिएट करवा देता है। सो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज बेसिकली कैसे करेगा, ए और बी पे तो कंट्रोल नहीं है उसका, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के एफ। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के बी। So it increases Kf as well as Kb, but because it does not discriminate, ठीक है, भेदभाव नहीं कर पाता, तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि Kf जो है वो अगर इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ x, Kb जो है वो भी इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ x। सो Kf बाई Kb जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यही होता है ना, उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, बट बिकॉज वो उनको सेम अमाउंट से इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस स्टिल कंटिन्यूज टू बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। बस एक चीज है जो हमको समझ आनी चाहिए, ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ये ग्राफ है, हमने शुरू में भी देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है कुछ ऐसा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेट मी डू दिस प्रॉपर्ली। और ये जब बराबर हो गया तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। ये नॉर्मली होता है, ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं शुरू में ही कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दूं तो कुछ ऐसा होता है, ये बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, और सेम इक्विलिब्रियम बहुत पहले एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। सो दिस येलो लाइन रिप्रेजेंट्स विद कैटलिस्ट, ठीक है, जब हमने कैटलिस्ट यूज किया, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर इफ अ सिस्टम, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसमें इफ आई ऐड कैटलिस्ट, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, अगर ये ही कैटलिस्ट हम इनिशियली ऐड करते हैं, ठीक है, यहां, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट विल एंश्योर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है, लॉट क्विकर। मतलब पहले अगर इक्विलिब्रियम अटेन होने में 100 सेकेंड्स लग रहे थे, एग्जाम्पल, अभी इक्विलिब्रियम अटेन होने में 1 माइक्रो सेकेंड लग जाएगा या 1 मिली सेकेंड लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैटलिस्ट कितना इफेक्टिव है। सो कैटलिस्ट का ओनली इफेक्ट हो सकता है टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है, वो ये हो सकता है कि अगर हमने शुरू से ही कैटलिस्ट यूज किया तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो रखा है तो कैटलिस्ट कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओनली इफेक्ट इज, ओनली एडवांटेजेस कि हमको इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश करा के दे सकता है, ठीक है। तो जितनी भी, तो इसलिए अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी देखें, जो विकीपीडिया से हमने डेफिनेशन ली थी, इसमें भी अगर आप देखें, इसमें देखिए हमने लिखा है कॉन्स्टेंट, विकीपीडिया में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। इसमें भी कैटलिस्ट का मेंशन नहीं है, बिकॉज कैटलिस्ट डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ भी रहा है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसीलिए इस एक्चुअल डेफिनेशन में वी डोंट हैव कैटलिस्ट, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड दिस टॉपिक. So until my next lecture on any topic, goodbye.